स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, ले जाते हैं सैर पर, देते हैं फिटनेस का मंत्र भी और सुनाते हैं भजन भी। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की बात में हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आज बात करेंगे संस्कृत की महत्वता के बारे में, और जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी। साथ ही साथ हमारी दूसरी जो विषय विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर दुर्गा सिंह जी। इनसे भी मिलवाएंगे, चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। हमारे नंबर हैं 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023300340। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज की तिथि पर, क्योंकि तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हम दिन की शुरुआत करते हैं तिथि को देखकर ही। आज की तिथि विक्रम संवत 2080 श्रावण माह कृष्ण पक्ष एकादशी है, 11 अगस्त 2023 तिथि है और दिन है शुक्रवार। तो ये तो बात हुई तिथि की। दर्शकों, इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है और हर दिन इतिहास में कुछ ना कुछ खास घटित होता है। आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास घटित हुआ 11 अगस्त के इतिहास में। 1778 में दुनिया में जिम्नास्टिक की नींव रखने वाले जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक लुकविग का जन्म हुआ। 1948 में लंदन में समर ओलंपिक की शुरुआत हुई। 1961 में दादर नागर हवेली का भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा की तरह यह इलाका भी कई साल पुर्तगाली उपनिवेश में रहा था और 1999 में सूरज का कुल ग्रहण अटलांटिक से कुछ 100 मील पहले बॉस्टन में शुरू होता है और दुनिया भर में देखा जाता है। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। तो आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। रिश्ता चाहे जो भी हो मोती की तरह होना चाहिए, देखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। बहुत ही अच्छा विचार है और ये विचार हमें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। हम जिससे भी संबंध बनाएं, जिससे भी रिश्ता जोड़ें, रिश्ता ऐसा होना चाहिए, छोटा सा हो लेकिन बहुत अनमोल हो। इसी विचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज की बात की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे संस्कृत की महत्वता के बारे में। संस्कृत जो कि महत्वपूर्ण भाषा है और कई सारी भाषाओं की जननी है, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी, जो कि प्राध्यापक हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। साथ ही में हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गा सिंह जी, जो कि शिक्षिका हैं शासकीय नवीन कन्या हाई स्कूल नेहरू नगर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दुर्गा जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर, संस्कृत के बारे में जानना चाहेंगे। संस्कृत का क्या महत्व है हमारे जीवन में? संस्कृत हमारे जीवन में उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे धमनियों में बहता हुआ रक्त महत्वपूर्ण है। किसी शरीर में जैसे नेत्र महत्वपूर्ण है, हम जगत को देख पाते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, उसी तरह से जीवन में अगर संस्कार चाहिए, संस्कृति चाहिए, तो संस्कृत की आवश्यकता है। संस्कृत एक पोषक तत्व है जो हमारे जीवन में संस्कार का अभ्युदय कराती है। विद्या, विनय, विचार, विवेक और व्यवहार की दीक्षा अगर कहीं मिलती है तो संस्कृत से मिलती है। संस्कृत भारतवर्ष का गौरव है। जब दुनिया में बहुत सारे देशों का कुछ पता ही नहीं था, उन्हें शिष्टाचार, शौचाचार के पालन का बोध नहीं था, तब भारतवर्ष की इस धरा पर 4 वेद, 18 पुराण और 11 उपनिषद लिख दिए गए थे। किसी भी राष्ट्र की जो महत्ता है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, वह उसका ज्ञान है। जिसमें ज्ञान संपन्नता है, जिसमें शास्त्र बोध है, वही अनंत काल तक जीवंत रहता है। और हमारे भारतवर्ष की ये महनीयता है, ये दिव्यता है कि यहाँ पर ये सारे शास्त्र हैं, हम इनका दर्शन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, जीवन पोषक तत्व हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, योग के हैं, दर्शन के हैं, वेदांत के हैं, गीता जिसे उपनिषद कहते हैं,
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनुवादित पुस्तक है। इसलिए संस्कृत हम सबका प्राण है, हमारा हृदय है संस्कृत। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हम किसी भी कार्यक्रम की जब शुरुआत करते हैं या कुछ शुभ कार्य घर में करते हैं तो संस्कृत को शुभ भाषा मानते हैं, और इसी शुभ भाषा के साथ मंगलाचरण के साथ हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी हैं, आइए सुनते हैं उनसे मंगलाचरण। जी, बहुत ही सुंदर। यह श्रावण मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो हम आइए भगवान शिव का ही स्मरण करते हैं और मंगलाचरण करते हैं। ओम गात्रम भस्म सितम सितंच हसितम हस्ते कपालम सितम खड्वांगंच सितम सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुंडले गंगाफेन सितं जटाविलसितं चंद्रः सितो मूर्धनि सोऽयं सर्वसितो मया नमसितो रक्षाकरः शंकरः रक्षाकरः शंकरः रक्षाकरः शंकरः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कहा गया कि भगवान शिव सर्वसित हैं, पूरे सफेद रंग के हैं जी। इतने गोरे हैं फिर भी वे भस्म लगाते हैं, वे गोरे हैं फिर भी गोरा चंद्रमा धारण करते हैं। भगवान शिव बहुत गोरे हैं पर उनका त्रिशूल भी गोरे रंग का चमकता रहता है। जब मुस्कुराते हैं तो उनकी सफेद दंत पंक्तियों से मानो सफेदी छिटकती है। उनके हाथ में जो कपाल है वह भी सफेद रंग का है, और जो उन्होंने गले में माला धारण की हुई है वह मुंड माला भी सफेद रंग की है। उनका जो वृषभ वाहन है वह भी सफेद रंग का है। ऐसे सर्वसित भगवान शिव हमारे जीवन में शुक्ल पक्ष प्रारंभ कर दें, हमारे जीवन में भी उज्ज्वलता आ जाए, प्रसन्नता हो, आनंद हो, आह्लाद हो, क्योंकि आनंदाध्येयो खल विमानि भूतानि जायन्ते। पूरा संसार आनंद से उत्पन्न है और आनंद ही चाहता है, और आनंद के देवता भगवान शिव हैं। वह हमारे जीवन में शुभ्रता, प्रसन्नता का आशीर्वाद प्रदान करें। उन्हें बारंबार नमस्कार है। बहुत ही सुंदर नीलिम सर, आपने बहुत अच्छे से शिव महिमा के बारे में बताया, शिव जी के बारे में बताया, क्योंकि सावन चल रहे हैं और सावन में आपने शिव जी के बारे में इतना सुंदर श्लोक सुनाया। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गा जी हैं, आप शिक्षिका हैं। शिक्षिका का या शिक्षक का क्या रोल है? संस्कृत भाषा की जब हम बात करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है शिक्षिका का? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया मैडम आपने। शिक्षिका का संस्कृत भाषा के प्रति विद्यार्थियों की रुचि जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो बालक है वो घर से आता है, माता पिता उसको शिक्षा देते हैं, उसके बाद जो विद्यालय है उसकी प्रथम पाठशाला होती है, और घर में वो श्लोक सुनता है, भगवान की पूजा करता है, बस वो उतना संस्कृत जानता है। पर जब विद्यालय में आता है तो एक शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि वो संस्कृत विषय के प्रति किस प्रकार उसकी रुचि जागृत करें। मैं सबसे पहले बच्चों को संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करने के लिए गायन विधि का प्रयोग करती हूँ। अपनी कक्षा में उनसे सुंदर सुंदर श्लोक उनको गाने के लिए प्रेरित करती हूँ। मैं उनके समक्ष गीत गाती हूँ और बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगी। मैं जब भी विद्यालय जाती हूँ, अपनी कक्षा में प्रवेश करती हूँ, तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मुझे ही बड़े प्यार से देखते हैं, पर जैसा बच्चों का स्वभाव होता है, बहुत चंचल होता है, तो वो शैतानी करते हैं। तो इसके लिए विकल्प ये होते हैं, या तो हम उन्हें डांट के उन्हें बिठा दिया जाए कक्षा में, पर मैंने संस्कृत भाषा जो देव भाषा कहा गया है उसके अनुसार मैंने अपनी कक्षा में मैं जाते से ही मैंने नियम बना के रखा है प्रतिदिन कि कक्षा में प्रवेश करते हुए बच्चों को
2 श्लोक पहले बोलते हैं, बच्चे प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद पढ़ाई चालू करते हैं। तो उसमें बच्चे, जैसे आपने श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुद्वे नमः। पहला श्लोक वो जब पाठ करते हैं तो वो गुरु भक्ति के प्रति प्रेरित होते हैं। और दूसरा श्लोक है जो ऐसे श्लोक हमें सिर्फ संस्कृत भाषा में ही मिल सकते हैं जो विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बच्चे इन दोनों श्लोक को बोलते हुए ध्यान करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि इस प्रार्थना के माध्यम से कि कहा गया है कि संस्कृत भाषा देव भाषा है, तो सर्वप्रथम तो वो ईश्वर से जुड़ते हैं और जो उनका जो उनके शैतानी की प्रवृत्ति रहती है तो वो ईश्वर से जुड़ के पढ़ाई के प्रति प्रेरित होते हैं, उनकी रुचि जागृत होती है। और कई बार तो ऐसा होता है यदि मैं भूल जाऊँ कि प्रार्थना नहीं करवाना तो बच्चे बोलते हैं मैडम पहले हम श्लोक का पाठ करेंगे। तो ये देव भाषा संस्कृत की ही महिमा है कि सभी को ईश्वर से जोड़ती है और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है टीचर्स का बच्चों को प्रेरित करने के लिए, और आप श्लोक के माध्यम से प्रेरित करती हैं बच्चों को कि वे संस्कृत के प्रति रुझान उनका बढ़ सके। हमारे साथ डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जटिल भाषाओं में से एक माना गया है संस्कृत को, ऐसा क्यों है? और जो संस्कृत बोलता है उसको सम्मान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है या ये सोचा जाता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कृतिका जी, बहुत ही अच्छी बात है। वस्तुतः जो जितना महनीय होता है, जो जितना वरिष्ठ होता है, वो उतना गरिष्ठ भी होता है। बिल्कुल। जैसे जब लोग पूड़ी सब्जी खाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे हाजमे की जरूरत है। इसलिए अगर कोई दिव्यता है, महनीयता है, श्रेष्ठता है, तो उसके साथ तपस्या भी है, उसके साथ ज्ञान संचय है, उसके साथ आराधना है। तो जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो सारे जीवन शब्दों का संस्कार लेकर जीते हैं, वो परिशुद्धि पूर्वक जीते हैं। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन किया होता है और उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, जो कि भारतीय मान्यताओं में ये ऋषि वाणी है, देव वाणी है, तो इसे हम मानते हैं कि कोई देव भाषा में बोल रहा है तो वो शुद्ध बोलेगा। और अंतःकरण की शुद्धि, शब्दों की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और भावना की शुद्धि के साथ जो संकल्प होते हैं वो सिद्ध होते हैं। बिल्कुल। अगर कोई मंत्र बोल रहा है तो मंत्र कब फलीभूत होगा? उसकी भावनाएं जब घनीभूत होंगी तो मंत्र अपना प्रभाव करेगा। बिल्कुल। अगर कोई कहे गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र के माध्यम से हम सूर्य नारायण का स्मरण करते हैं। कहते हैं हमारी बुद्धि धी में वो ज्ञान को प्रेरित करने वाला तत्व जागृत और चैतन्य हो जाए। बिल्कुल। हम महामृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जब यह कोई बोलता है तो वो मानो भगवान से अपना समवेत सहकार कर लेता है। बिल्कुल। क्योंकि त्रयंबक, त्रयम अंबकम यस्य सह, जिसके 3 नेत्र हैं उसको त्रयंबक कहते हैं। बिल्कुल। यजामहे, मैं पूजन करता हूँ, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधि से पुष्ट हो जाते हैं, और उर्वारुकमिव बंधनान, जो हमारे आत्मा और शरीर का बंधन है वो उर्वारुक की तरह है। उर्वारुक एक फल है जो कच्चा रहता है तो डाल से नहीं टूटता, लता से नहीं टूटता, लेकिन पक जाने पे लता से स्वतः अलग हो जाता है। बिल्कुल। तो ये हम प्रार्थना करते हैं कि ये जीव इस शरीर में है, जब तक यह शरीर पक न जाए जीवात्मा इससे पृथक न हो, और जब यह पक जाए तो बिना किसी कष्ट के वह पृथक हो जाए। जब हम भगवान से ये शुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो व्यक्ति के रोग दूर हो जाते हैं, जीवन में आनंद अवतरित होता है। बिल्कुल। तो ये संस्कृत की महत्ता है और इसकी दिव्यता, वरिष्ठता, श्रेष्ठता का ही यह फल है। विद्या का प्रभाव है कि जो जातक इसको पढ़ता है
वो निश्चय ही पूजित हो जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से वह श्रेष्ठता सब तक पहुंचती है। बिल्कुल। इसलिए ये अत्यंत महनीय है। भारत के तो प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में संस्कृतमय शब्दावली का प्रयोग जीवनचर्या में, खान पान में, व्यवहार में संस्कृत निष्ठता लानी चाहिए। इससे आप अनुभव करेंगे कि स्वयं आप में पूज्यता आ गई। बिल्कुल, बहुत सुंदर विचार हैं और बिल्कुल सत्य वचन है कि जो संस्कृत भाषा है उसे देव भाषा भी इसलिए कहा गया है कि जब हम संस्कृत बोलते हैं तो सीधे हम अपने देवों को, आराध्यों को नमन करते हैं। हम कुछ छात्रों से भी जुड़ेंगे फ़ोन के माध्यम से, कोशिश करेंगे उनको कनेक्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले दुर्गा मैम आपसे जानना चाहेंगे कि रोज़गार की अगर बात करें, रोज़गार परक बनाने के लिए, बच्चों में रुचि जागृत करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत ही अच्छी बात कही मैम कि संस्कृत भाषा को रोजगार परक बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं ज्योतिष विद्या के माध्यम से हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं और इस विद्या को बहुत ही पुराने समय से माना जा रहा है हमारा। तो अगर इसको विद्यालय से जोड़ने की बात मैं कहूँ तो मेरा एक सुझाव है और एक मानना भी है कि यदि विद्यालय स्तर पर ज्योतिष विद्या एवं कर्मकांड का यदि पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए तो विद्यार्थियों को बहुत रुचि भी जागृत होगी और वो आर्थिक रूप से सक्षम होने में भी बहुत सहायता मिलेगी। मैं जिस प्रकार शासकीय विद्यालय की शिक्षिका हूँ और मैंने बहुत अनुभव किया है, बहुत करीब से महसूस किया है कि कुछ विद्यार्थी जो आते हैं उन्हें आर्थिक रूप से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कठिनाई रहती है, जिसके कारण वह अन्य रोज़गार की तलाश में रहते हैं, काम करना पड़ता है, जिसके कारण वे अपने घर की जिम्मेदारी निभा सकें। और यदि विद्यालय स्तर से ही ज्योतिष विद्या या कर्मकांड का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा तो सर्वप्रथम तो इसका यह लाभ होगा कि विद्यार्थियों की रुचि और जागृत होगी संस्कृत भाषा के प्रति, क्योंकि वो उस विद्यालय स्तर पर ही समझेंगे कि किस प्रकार यदि हम ज्योतिष विद्या का यदि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम इसके साथ अगर ज्योतिष विद्या का हमें यदि ज्ञान प्राप्त होगा तो हम स्वयं के बारे में भी जान पाएंगे, लोगों के बारे में भी बता पाएंगे और धनार्जन के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त होगा। साथ ही यदि विद्यार्थी जीवन से उन्हें कर्मकांड की भी शिक्षा दी जाएगी तो उसका भी विशेष लाभ मिलेगा और उन्हें महत्व दिया जाएगा। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी आपसे कि यदि रोजगार परक भी और इसको संस्कृत भाषा को शामिल किया जाए तो उन्हें ज्ञान तो प्राप्त होगा, ईश्वर से भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ संस्कृत भाषा से उन्हें सम्मान भी प्राप्त होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है और बहुत अच्छी सलाह है हमारे आने वाले यूथ के लिए, युवाओं के लिए। दर्शकों, आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, लेकर चलते हैं आपको राजगढ़ जिले के सारंगपुर गाँव, जीरी गांव में लेकर चलते हैं, जहां आज भी संस्कृत बोली जाती है। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। मैं हूं देव भाषा संस्कृत। मेरा नाम देव भाषा इसलिए पड़ा क्योंकि अनादिकाल से मैं देवलोक से लेकर भूलोक तक व्यवहार में लाई जाती रही। आरंभ में मुझे वेदों की भाषा होने के कारण वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता रहा और बाद में आम जन के बीच अधिकाधिक व्यवहार किए जाने के कारण मुझे लौकिक संस्कृत कहा गया। वैदिक संस्कृत के रूप में मैं अधिक साहित्यिक थी, जबकि लौकिक संस्कृत में मैं सरलतर हो गई थी। मेरी सहायता लेकर वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, कालिदास, भारवी, दांडी आदि अनेक कवियों और नाटककारों ने विश्व प्रसिद्ध साहित्य की रचना की। रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंश, मेघदूत और ऐसी ही सैकड़ों अन्य कृतियों ने न केवल मनुष्य को सुसंस्कारित किया बल्कि उसे जीवन जीने की कला में भी पारंगत किया। कालांतर में सरलीकरण और नए के प्रति आग्रह की प्रवृत्ति ने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के व्यवहार की ओर मनुष्य को अग्रसर किया। पिछले 1000 वर्षों से हिंदी का व्यापक प्रसार हुआ है।
ये प्रसन्नता की बात है कि अन्य भाषाओं का भारतवर्ष में विकास हुआ, किंतु देवभाषा संस्कृत का ये दुर्भाग्य रहा कि विपुल साहित्य और व्याकरण से परिपुष्ट होने के बावजूद देवभाषा संस्कृत बोलचाल के स्तर पर विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। किंतु आशा की किरण हमेशा ही दीप्त रहती है। चलिए, मैं भी आपको आशा की एक किरण की ओर ले चलती हूँ। नहीं समझे ना आप इस रहस्य को? मैं बताती हूँ। आज जब संस्कृत केवल पुस्तकों में बची है और अनेक विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन अध्यापन होने के बावजूद इसे बोलचाल के स्तर पर कठिन भाषा मान लिया गया है, तब भी देवभाषा संस्कृत अर्थात मुझे सम्मान देने वालों की कमी नहीं। इसका जीवंत प्रमाण है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर का गांव झिरी। झिरी ग्राम राजगढ़ जिले से 90 किलोमीटर दूर है और मालवा के सुरम्य अंचल में बसा हुआ है। मूलतः इस गांव की भाषा मालवा क्षेत्र की बोली रही है, किंतु आज इस गांव की विशिष्ट पहचान बन चुकी है और इसका एकमात्र कारण है इसके निवासियों द्वारा देवभाषा संस्कृत का व्यवहार। झिरी गांव में, जिसकी जनसंख्या लगभग 800 के आसपास है, अधिकांशतः लोग देवभाषा संस्कृत का व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि इस गांव के पालतू जीव जंतु भी देवभाषा संस्कृत में निर्देशों को भली भांति समझते हैं। आइए चलते हैं झिरी गांव। आखिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? झिरी गांव यही है क्या? हाँ, तद् अस्ति। यहाँ के सरपंच जी कहाँ रहते हैं? अत्रैव भवति। अग्रे गृहमस्ति तस्य। ये आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? संस्कृतम्। इस गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब से किया जा रहा है? 6 वर्षतः। और इसको बोलने में आपको कुछ समस्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है? किंचित् अपि न, बहु सरलमस्ति एतत्तु। जैसे अभी हमें इन्होंने बताया कि 6 वर्षों से ये संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने गांव में करती हैं और इसका प्रयोग करने में इन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आपका नाम? मम नाम मंजू चौहान। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? अहम 12 कक्षा उत्तीर्ण कृतवती। आप शुरू से ही विद्यालय में संस्कृत भाषा के माध्यम से अध्ययन कर रही हैं? आम। जैसे अभी इन्होंने हमें बताया कि ये 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, पर इनने अपनी पढ़ाई जब शुरू करी थी तभी से ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करती हैं और इन्हें इसके लिए कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। सचमुच इस गांव में 85% से भी अधिक लोग मेरा अर्थात देवभाषा संस्कृत का ही प्रयोग करते हैं और इस गांव के निवासियों में परस्पर अत्यधिक प्रेम भाव भी है। सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जातियों के नागरिक मिलजुल कर साथ साथ रहते हैं। हमारे गांव के अंदर वर्षों से हम कार्यक्रम करते हैं, उसमें सभी गांव की सभी जातियां एक साथ बैठकर कार्यक्रम करते हैं। तो गांव के अंदर जाति की छूतछात और भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। हरिजन अन्य जाति के लोग भी हम एक साथ बैठकर कार्यक्रम करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ। तो ये तो हम था झिरी की कुछ झलकियाँ जहाँ पर आम भाषा ही संस्कृत है और बहुत आसानी से वहाँ पर जो लोग हैं वो वार्तालाप करते हैं संस्कृत में। और आज हम बात कर रहे हैं संस्कृत के महत्व के बारे में। हमारे साथ है डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी, डॉक्टर दुर्गा जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप आज के लाइफस्टाइल की बात करें, आज का जो युग है, जो टेक्नोलॉजी युग है, आज की जब बात करें तो संस्कृत को किस प्रकार से हम अपने जीवन में ला सकते हैं? कुछ आसान टिप्स आपसे जानना चाहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने जीवन में नित्य कुछ व्यावहारिक प्रयोग रखें, जैसे शब्दों का सुंदर प्रयोग करें। जो लोग फ़ोन पर हेलो बोलते हैं, मोबाइल पर हेलो बोलते हैं, वो हरिओम बोलें, संस्कृत निष्ठता भारतीयता झलकेगी। और जो लोग माउस चलाते हैं वो माउस फेरने के साथ साथ माला भी फेरें। जो माला और माउस दोनों फेरेंगे फिर उनको 108 डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 108 माला फेरना है। आप अंतःकरण से पवित्र रहेंगे, चित्त शांत रहेगा, व्यावहारिकता और सरलता रहेगी। और अपने दिनचर्या में, जीवनचर्या में जितने आप शास्त्र निष्ठ होते हैं, आपको स्वतः जीवन में आनंद आता है। इस संसार में कोई नहीं है जो झूठ बोलने वाले को पसंद करे। जो खुद भी झूठ बोलते हैं वो दूसरे से कहते हैं सच बोलो।
बिल्कुल। इसका तात्पर्य है कि लोग प्रेम चाहते हैं, सरलता विनम्रता चाहते हैं, शिष्टता चाहते हैं। बिल्कुल सही बात अगर है। कोई चतुराई छोड़कर सहज हो जाए तो मुझे लगता है भगवान भी मिलेंगे और जीव भी मिलेंगे और प्रेम भी बढ़ेगा। इस संसार में कोई नहीं है जो कटुता चाहता हो, बिल्कुल। सभी स्नेह प्रेम चाहते हैं। इसलिए अपनी पत्नी का भी सम्मान करें, उससे मधुर शब्दों में संवाद करें। वो आपकी गृह स्वामिनी है, भार्या है, वो आपकी प्राण वल्लभा है। और पत्नियां भी अपने पतियों का आदर करें, वे प्राण वल्लभ हैं, वे अत्यंत आपके लिए ही सारा जीवन सब एक दूसरे के लिए बिताते हैं। इसलिए पारस्परिक जीवनचर्या में संवाद करते हुए एक दूसरे का मान करना है। बिल्कुल। ये सावधानी रखे कि जी सर। भूल से भी किसी का अपमान बिल्कुल। न हो। इससे हमारे जीवनचर्या में सुख संतोष होगा, व्यवहार अच्छा रहेगा। आप व्यवहार अच्छा करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, रात को नींद अच्छी होगी, सुबह आप उठेंगे तो चेहरे पे आपके रौनक रहेगी। और प्रातः काल जागरण करना है। ये देर तक जो लोग मगरमच्छ की तरह सोए रहते हैं उनका मुख मलिन रहता है। इसलिए जो जागृत है, चैतन्य है, जो सरल सहज है, वे रात जल्दी सोएं, बहुत सुबह अच्छा जल्दी सर, उठें। आपने बिल्कुल सही बात की। सरल और सहज रहने के लिए संस्कृत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दुर्गा जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे आपके साथ छात्र जुड़ते हैं, उनकी वोकैबुलरी, उनके शब्दकोश को बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ करती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मैडम आपने। छात्रों के शब्दकोश को, संस्कृत भाषा के शब्दकोश को बढ़ाने के लिए मैं शब्द अंताक्षरी का प्रयोग करती हूँ कि संस्कृत शब्द बच्चे बोलते हैं, जैसे हिंदी अंताक्षरी होती है, हिंदी गीतों की होती है, उसी प्रकार बच्चे संस्कृत शब्द बोलते हैं। फिर एक बच्चा फिर प्रयास करता है उसी से दूसरे शब्द बोले जाएं। उनमें अगर हम बात करें कक्षा 6वीं 7वीं जो छोटी कक्षाएं होती हैं, तो शरीर के अंगों के नाम, इनसे बच्चे, मैं एक विद्यार्थी को खड़ा कर देती हूँ, बोले अब आप अपने जो शरीर के अंगों के नाम है, जैसे बच्चे अंग्रेजी भाषा में बताते हैं उसी प्रकार वो संस्कृत में, और बहुत ही उत्साह और मनोरंजन के साथ बच्चे बताते हैं और आनंदित होते हैं। और अब तो मैं अपनी कक्षाओं में देखती हूँ कि बच्चे बहुत ही खुशी मनोरंजन के साथ, उत्साह के साथ हिंदी की जगह संस्कृत शब्द लेते हैं अपने शरीर के अंगों को बताने के लिए। और विद्यालय में जो बातचीत की जाती है उसमें भी छोटे छोटे वाक्य मैं उन्हें बताती हूँ कि आप संस्कृत भाषा का प्रयोग करिए, कि अहम पठामी, इस तरह से बच्चे अपनी भाषा में लाते हैं और संस्कृत भाषा को सरलतापूर्वक सीख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर रुझान बढ़ाना है तो उनका शब्दकोश बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और कैसे बढ़ाना चाहिए ये भी आपने बखूबी बताया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ेंगे, आयुष जैन जी जुड़ेंगे, आइए उनसे बात करते हैं। जी आयुष जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी मैम, नमस्ते। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है आयुष जी। मैम आवाज़ अभी आ रही है मैम? हेलो हेलो। जी आयुष जी, आपसे जानना चाहिए कि आप संस्कृत पढ़ते हैं, कैसा अनुभव है आपका संस्कृत भाषा को लेकर? मैम मैंने अभी, मेरे लिए 5 साल हो चुके हैं संस्कृत पढ़ते हुए। मैं अभी शास्त्री स्टूडियो में अंतिम वर्ष आपकी का आवाज़ नहीं विद्यार्थी पहुंच पा रही है। हेलो, अभी आई है मेरी आवाज़? हेलो जी, आवाज़ आ रही जी। है मेरी? जी आयुष जी। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मैम शास्त्री अंतिम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। और मैंने 10th क्लास में भी पहले MP बोर्ड से संस्कृत पढ़ा था, लेकिन मुझे उस टाइम पर उसमें इतनी रुचि नहीं थी। लेकिन जब मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में मैंने प्रवेश लिया और यहाँ पे मैंने पढ़ना प्रारंभ किया, तो मैं मेरे अंदर धीरे धीरे रुचि आने लगी। जो हमारे प्राचीन साहित्य हैं, प्राचीन जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनको पढ़ने की मेरे अंदर एक ललक थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि मुझे संस्कृत भाषा का इतना अच्छा उच्चारण, उसका अर्थ, उसकी शब्दावली और उसे कैसे सही उच्चारित करना है वो मेरे को नहीं आता था। लेकिन जब मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ने गया तो वहाँ मैंने संस्कृत भाषा का जो मूल से, मतलब स्टार्टिंग से उसे कैसे पढ़ना है, वहाँ पे मैंने उसको लघु सिद्धांत के माध्यम से और बाकी कई ग्रंथ हैं ऐसे रचनानुवाद आदि से मैंने उसको पढ़ा। तो उसके बाद में धीरे धीरे संस्कृत में मेरी और रुचि आती गई और मैंने कई जो ग्रंथ हैं, कई पुराण हैं, उनको मैंने पढ़ना
प्रारंभ किया और मेरी धीरे धीरे उसमें रुचि आती गई। मेरे पास बहुत सारा शब्दकोश होता गया और प्राचीन के जो लेखक हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने किस तरीके का उसमें वर्णन किया है और आज के प्राचीन वास्तविक में जो चल रहा है उसको मैंने आपस में जोड़ा और उसमें वास्तविक में बहुत अंतर मिला मुझे। और काफी कुछ उनके द्वारा जो अपने ग्रंथों में लिखा गया, तो उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी आयुष जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा पढ़कर आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है और काफ़ी सारे ग्रंथों को आपने पढ़ा जब संस्कृत का आपने ज्ञान अर्जित कर लिया। हमारे साथ आयुष जैन जी थे जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि उनको संस्कृत पढ़कर कितना अच्छा अनुभव होता है। हमारे साथ डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी हैं। नीलिम त्रिपाठी जी, चलते चलते आप हमारे जो दर्शक हैं जिनके लिए संस्कृत बहुत ही प्रिय भाषा है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो यही सबसे निवेदन है कि आप संस्कृत के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करें, इसकी विद्या का अध्ययन, चिंतन, मनन करें, पुराणों को पढ़ें, उपनिषद को पढ़ें, रामायण महाभारत पढ़ें। अगर आपको अपने जीवन में दिव्यता और पूर्णता चाहिए तो इसका अध्ययन चिंतन करना होगा। ध्यान का चिंतन करें। कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उन श्लोकों का पारायण करने से, पाठ करने से आपका चित्त शांत रहेगा, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। बिल्कुल। तो मैं समापन में समझता हूँ कृतिका जी की शिवतांडव का एक श्लोक सुना दें। बिल्कुल। ये जो है पंचचामर छंद में लिखा हुआ है, लघु और गुरु, लघु और गुरु, इस तरह शब्दों का प्रयोग हुआ है। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। बहुत ही सुंदर। आज के हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही सुंदर हुई है क्योंकि संस्कृत भाषा में हमने सुने कई सारे श्लोक, कई सारे मंगलाचरण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी, डॉक्टर दुर्गा जी, आपने संस्कृत के महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को बखूबी बताया। दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं पर्यटन के स्थल पर अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में एक खूबसूरत स्थल है। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई, इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, जो कि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नर्मदा की तो ये तो था मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत सा स्थल अमरकंटक। और अब हम बात करेंगे आँखों के संक्रमण के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अदिति दुबे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद कृतिका डॉक्टर जी। अदिति दुबे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं गांधी मेडिकल कॉलेज से। जी मैम, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा आँखों में संक्रमण देखा जाता है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना है आज की चर्चा के लिए। नेत्रों का संक्रमण इस समय बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। असल में प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ रखा है। जो हमारे सूर्य की रोशनी होती है उसमें जो UVA किरणें होती हैं वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट जिसको हम कहते हैं वो होती हैं। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, जो वातावरण है उसमें नमी हो जाती है और सूर्य की किरणें कम हो जाती हैं। इस कारण से इस मौसम में ज़्यादातर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जिन्हें हम जो रोग फैलाते हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है वातावरण में बहुतायत में हो जाते हैं। साथ ही जैसे ही मौसम में नमी बढ़ती है, मौसम ठंडक आती है, तो जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो भी थोड़ा कम हो जाती है। बिल्कुल। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से इस मौसम में अक्सर देखा गया है कि लोग बीमार पड़ते हैं। सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इस सीज़न में जो देखने को हमें मिल रहा है वो है एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन जो आँखों को संक्रमित कर रहा है, और ये इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतना ज़्यादा संक्रामक है कि इससे जो है हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। बिल्कुल। इसके लक्षणों की बात करना चाहेंगे कि लक्षण क्या होते हैं? जी बिल्कुल। कंजंक्टिवाइटिस एक तरीके की जो कंजंक्टाइवा हमारी श्वेत पटल पे जो पुतली होती है उसका इन्फेक्शन है जो इस मौसम में देखने को मिल रहा है। ये वायरल इन्फेक्शन है। इसके कारण जैसे ही किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन होता है तो आँखों को लाल होना सबसे पहला इसका सिम्टम होता है। इसके साथ आँखों से कीचड़ निकलना, ज़्यादा पानी निकलना आँखों से, जिसे हम कहते हैं आंसू बह रहे हैं, ज़्यादा आंसू बह रहे हैं जी। उसके अलावा आँखों में जलन, खुजली ये भी हो सकता है। और पलकों पे सूजन इस मौसम में बहुत देखी जा रही है कि आँखों लाल होने के साथ साथ, कीचड़ आने के साथ साथ पलकों पे काफ़ी सूजन रहती है। बिल्कुल। साथ में अगर बच्चों में ये इन्फेक्शन हो रहा है तो आँखों के इन्फेक्शन के साथ साथ गले का इन्फेक्शन देखा गया है, और कहीं कहीं हल्का बुखार या हरारत जिसे हम कहते हैं, ये थकान, ये भी महसूस की जा रही है। बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छे से लक्षणों के बारे में बताया। दर्शकों, आप भी ध्यान रखिए, अगर आंखों में लालपन दिखता है, सूजन होती है, जलन होती है या कीचड़ आता है और पलकों में सूजन, जो कि मैडम ने बताया है, ध्यान रखिए अगर ये लक्षण हैं तो आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और अब हम जुड़ेंगे डॉक्टर बलराम उपाध्याय जी से, जिनसे जानेंगे बहुत सारी बातें, मौसमी बीमारियां हैं उनके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बलराम उपाध्याय जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी सर, जानना चाहेंगे मौसमी बीमारियों के बारे में, डायरिया और डेंगू जो इतना पैर पसार रहा है मौसम के हिसाब से, उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। हाँ जी, आजकल बरसात का समय है जी। इस समय डेंगू, मलेरिया, उल्टी दस्त, इनकी भी जो समस्या बढ़ती है। इस बीमारी से के चपेट में न आए इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। डेंगू जो है मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है जी। ये मच्छर ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ पानी, साफ पानी रुका हुआ होता है। बिल्कुल। या घर में या घर की छत पर रखे हुए टूटे फूटे बर्तन, ट्यूब, टायर, इनमें जो पानी इकट्ठा होता है जी, उससे डेंगू वाले जो मच्छर पैदा होते हैं, वो जब काटते हैं तो उससे मलेरिया एक दूसरे मरीजों में फैलता है। बिल्कुल। इसलिए अपने को बचाव ये करना है कि घर में ऐसी कोई चीज न रखें कि जिसमें पानी ज्यादा देर तक जी सर जमा हो। अगर कोई है तो बराबर खाली करते रहें, साफ करते रहें। जी। घरों में बहुत सारे घरों में कूलरों का उपयोग होता है।
सर लक्षण क्या होते हैं डेंगू के, ये भी बताएं आप हमारे दर्शकों को। हाँ जी। डेंगू में बुखार, हाथ पैर से दर्द, बॉडी है, पूरे शरीर में दर्द होना जी, और जोड़ों में विशेष तौर से बहुत दर्द होता है जी, और जब फीवर तेज होता है तो उसमें उल्टी का भी जी संभावना रहती है। बिल्कुल सर, इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है डेंगू का? इलाज के लिए तो फीवर जब आता है आप उसको टेस्ट कराएं जी, और टेस्ट के हिसाब से जो भी की जाती है जी, उसके हिसाब से उनका अस्पताल में इलाज करें। घर में कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल ट्रायल न करें। बिल्कुल सर, या पैरासिटामोल ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य दवाइयाँ एंटीबायोटिक वगैरह अपने मन से किसी भी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। पास में जो सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट है, जहाँ भी आप जाना चाहें, डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाइयों का सेवन करें। बिल्कुल सर। सर उसी प्रकार से डायरिया में क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? डायरिया भी एक मौसमी बीमारी है एक तरह से। जब बरसात होती है बहुत सारा कचरा जी जी होती है और जो सीपेज होता है उसमें आपके हैंडपंप का पानी आदि या कोई नदी नाले का पानी आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग उपयोग करते हैं उससे बचना चाहिए। खाना गरम ताजा खाना खाएं, ऐसा रखा हुआ खाना खाने से बचें। और विशेष तौर से बाजार में जो जी सर जी सर कचौड़ी जो पुराने रखते हुए या सड़कों के किनारे जो उन दुकानदार फ्रीजर की सामान रखते हैं बिल्कुल वगैरह उनको यथासंभव ना खरीदें। बिल्कुल दुकानदारों की ये सलाह है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से जब डेंगू होता है तो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही साथ जब डायरिया भी होता है तो खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खुले में जो हमें वस्तुएं मिलती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर बलराम उपाध्याय जी। और आज हम बात कर रहे हैं आँखों से जुड़ी हुई आँखों के संक्रमण के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अदिति जी। अदिति जी, हम बात कर रहे थे, आपने हमें लक्षण के बारे में बताया कि अगर वो लक्षण दिखते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए, पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को जो है कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि अब उनसे, क्योंकि ये बहुत ही संक्रामक है, तो उनसे किसी और को संक्रमण नहीं फैले। इसलिए किसी को कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण अगर दिख रहे हैं तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। घर में अगर रहे तो अलग कमरे में रहें। साथ ही अपने इस्तेमाल किए हुए सामान जैसे तौलिया, रुमाल, तकिए का कवर, ये सारी चीज़ों को रोज़ धोएं और उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ें दूसरे घर के दूसरे सदस्य इस्तेमाल ना करें। हाथों को बार बार धोएं, हाथों को चेहरे पे लगाने से बचें, आँखों के आसपास लगाने से बचें। साथ ही जो है जो दूसरे लोग हैं जिनको ये संक्रमण नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि अभी जो वायरल स्ट्रेन देखा जा रहा है वो अत्यधिक संक्रामक है। बिल्कुल। और संक्रमण फैलने का तरीका है आँखों से निकला हुआ जो पानी या जो कीचड़ निकल रहा है या इन्फेक्टेड हाथ से या यूज़ किए हुए रुमाल या तौलिया, इसी ज़रिए वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है। बिल्कुल। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और चेहरे और आँखों को हाथ लगाने से बचें। थोड़ी थोड़ी देर में हैंड्स को सैनिटाइज करें और हाथ धोएं। यही बचाव है जिससे हम बच सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस से इस मौसम में। बिल्कुल। क्या प्रदूषण से भी प्रभाव पड़ता है आँखों पर और कंजंक्टिवाइटिस होने की संभावना होती है? देखिए, प्रदूषण तो शरीर के हर जो है हिस्से को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करता है। जो प्रदूषण है उसके कारण कई बार आँख में जब हम बाहर जाते हैं तो आँख में खुजली, जलन जैसे महसूस होती है। इसके लिए हम उसे ठीक करने के लिए मिट्टी और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेंट किरणें होती हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। जी, लेकिन उनसे बचने, उसको रिलीव करने के लिए कई बार हम रिफ्लेक्सली अपना हाथ बार बार आँखों में या चेहरे पे जाते हैं। बिल्कुल। और हम हर मैडम तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम, क्या होता है कंजंक्टिवाइटिस, इसमें आँखों में किस प्रकार से फैलता है मैम, इसके बारे में भी आप फोटो देख सकते हैं, उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। कंजंक्टिवाइटिस जैसा कि मैंने बताया आँखों का एक इन्फेक्शन है जो कि आँखों से निकलने वाले द्रव्य से ही एक से दूसरे इंसान को फैलता है। इससे बचने का यही तरीका है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं जाएं। हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साफ करें और साथ में ही हाथों को चेहरे और आँखों से लगाने से बचें। क्योंकि आई इन्फेक्शन जो है, कंजंक्टिवाइटिस विजन थ्रेटनिंग जिसे हम कहते हैं, रोशनी को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेशन इसके हो जाते हैं तो हो सकता है काली पुतली पर भी इन्फेक्शन फैल जाए और तब रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। जी।
तो कंजंक्टिवाइटिस देखा जाए अपने में एक सेल्फ लिमिटिंग, यानी 3 से 5 दिन में जैसे कि अन्य वायरल इन्फेक्शन होते हैं अपने आप ठीक हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए अनूठे प्रयोग करने से बचें अपनी आंखों के साथ। बिल्कुल सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने बताया। मैडम, एक भ्रांति है कि जो आंखें लाल देखते हैं और लोग डरते हैं और सोचते हैं कि देखने से ही कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, क्या ये सही है? इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैं बस एक ही बात बोलूँगी कि पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से हम बहुत सारे कंजंक्टिवाइटिस के मरीज़ देख रहे हैं। आए दिन ओपीडी में आते हैं, घर में रिश्तेदार कहीं जाओ तो देखने को मिल रहे हैं। पर इस मौसम में मुझे अभी तक कंजंक्टिवाइटिस नहीं हुआ है क्योंकि सावधानियां बरतेंगे तो नहीं होगा और देखने से तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, ये इन्फेक्शन आपकी आंखों में आपके हाथ और इन्फेक्टेड तौलिया, रुमाल या किसी ऐसी चीज़, जैसे आई मेकअप कई लोग हॉस्टल्स में लड़कियां वगैरह शेयर करती है, एक का काजल 3 लोगों ने और लगा लिया, बिल्कुल, तो इस तरीके से पहुंचता है। तो अगर मुझे इतने मरीज देखने के बाद भी नहीं हुआ है तो देखने से तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि संक्रमण फैलता है लेकिन देखने से नहीं फैलता है, जब आप कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे मेकअप की बात आपने बहुत अच्छी कही, हमें किसी का मेकअप नहीं यूज़ करना चाहिए, इसी प्रकार से किसी का टॉवल या किसी के तकिए को भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, आप इन बातों को ध्यान रखें। मैडम, ये भी जानना चाहेंगे, काला चश्मा लगाते हैं लोग, जब संक्रमित हो जाते हैं तो काला ही चश्मा क्यों लगाते हैं? काला चश्मा एक मतलब लगाने का ये रहता है कि जैसे बाहर थोड़ी रोशनी है, धूल है, तो उससे क्या है, वायरल इन्फेक्शन के समय आँख के सरफेस जो है वो पूरे समय बाहरी वातावरण को एक्सपोज्ड रहता है। बिल्कुल, तो धूल, मिट्टी, प्रदूषण सब रहता है। तो चश्मा लगाने से एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है कि जैसे वायरल इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर जो है धूल मिट्टी बैठ के बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अन्य इन्फेक्शन नहीं होते हैं। बिल्कुल, तो काला चश्मा लगाने से जो है, एक तो ये इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आता है, दूसरा रहता है कि थोड़ा सूदिंग लगता है। कई बार कंजंक्टिवाइटिस होने के बाद तेज़ रोशनी में देखना या बाहर देखना वो अच्छा नहीं लगता है, आंखों में काफ़ी भारीपन, बोझिल सा लगता है, तो वो एक सूदिंग इफेक्ट रहता है। और तीसरा ये रहता है कि ये कंजंक्टिवाइटिस में पुतलियों में, पलकों में सूजन बहुत आ रही है जी, तो आपके चेहरे की जो बनावट है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो काला चश्मा लगा के आप उसे भी सुधार सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। डॉक्टर्स एक सजेशन और देते हैं कि गर्म पानी से आंखों को साफ करना है, ना कि ठंडे पानी से आंखों को धोना है। इस बारे में मैं ये कहूँगी कि कई सारे ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें गर्म पानी की सिकाई या गर्म पानी से आंखों को साफ करना अच्छा रहता है। पर कंजंक्टिवाइटिस का जहाँ तक हम ये माने तो देखा जाए तो आंखों के अंदर किसी भी प्रकार का पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी के मौसम में जो हमें नलों में भी पानी आ रहा है वो पूर्ण तरीके से स्वच्छ पानी है, पर उतना स्वच्छ नहीं है कि हम उसको आंखों में डालें। उसके माध्यम से भी कई बार बैक्टीरिया और वायरस आंखों तक पहुंच जाते हैं। तो आंखों को बंद करके चेहरा साफ करना मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस है जो करना चाहिए। उसके अलावा जो पुतलियों में, पलकों में सूजन है उसको कम करने के लिए वायरल इन्फेक्शन में ठंडी सिकाई करने से काफ़ी आराम मिलता है और काफ़ी हेवीनेस, जो भारीपन सा लगता है, वो भी ठंडी सिकाई करने से जो है पेशेंट्स को आराम मिलता है। बिल्कुल दर्शकों, आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स है कि आप ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं अगर आप संक्रमित हो चुके हैं कंजक्टिवाइटिस से। मैडम, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? कई लोग अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं क्योंकि इतना फैला हुआ है, तो जब हमारे पड़ोसी में भी होता है तो हम बता देते हैं कि ये दवा डाल लें। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब एक तरफ हम ये कहते हैं कि अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है आप घर में अकेले रहें, आइसोलेट हो जाएं, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं आप डॉक्टर के पास जाएं। तो डॉक्टर के पास जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस सिर्फ वायरल नहीं, बैक्टीरियल, एलर्जिक और विभिन्न कारणों से हो सकता है। बिल्कुल, और अलग अलग कारणों के हिसाब से इसका इलाज भी अलग अलग है। तो अभी जो फैला हुआ है वायरल कंजंक्टिवाइटिस, इसमें क्या है कि ये जो लोग ओवर द काउंटर या दवाई की दुकान से दवाइयाँ ले ली, तो इसमें देखा गया है कि 70-80% लोग जो है एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एंटीबायोटिक स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन एक्यूट फेज़ में, जब आपका वायरल इन्फेक्शन वो शुरू के 3 से 5 दिन जब पीक पे है, तब एक ऐसी दवा है जो कि बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए डॉक्टर के पास अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण मिल रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे उचित सलाह लीजिए कि आपके लिए कौन सी दवा ठीक रहेगी, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है 3 से 5 दिन में अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, लेकिन ये देर से, यानी
सप्ताह 2 सप्ताह बाद हो सकता है आपकी काली पुतली को अफेक्ट करे, जिससे आपकी रोशनी में हल्का फुल्का फ़र्क आ सकता है जी। इसलिए डॉक्टरी सलाह इनिशियली अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम है तो लेनी ज़रूरी है, और कंजंक्टिवाइटिस ठीक होने के बाद भी अगर सप्ताह 2 सप्ताह बाद आपको देखने में कुछ तकलीफ आ रही है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और दवा जो भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं वो यूज़ करें, कि जिससे आपकी रोशनी बची रह सके। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। और जो बच्चे होते हैं मैम, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे तो बार बार हाथ नहीं धो सकते या उतनी समझ नहीं होती कि हैंड्स को सैनिटाइज करें, तो जब वे संक्रमित होते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, जो स्कूली बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा संक्रमित है तो आप उसे स्कूल मत भेजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपका अपने बचाव के लिए कितनी दिन तक हमें स्कूल नहीं भेजना? 3 से 5 दिन कम से कम, जब तक आँख की लालिमा चली ना जाए, तो 3 से 5 दिन आप स्कूल मत भेजिए, क्योंकि आप बच्चे को स्कूल भेज के अन्य कई बच्चों को संक्रमण के मतलब के लिए एक्सपोज कर रहे हैं, रिस्क में ला रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है, जैसे ही आप ये चेन को ब्रेक करेंगे कि एक इन्फेक्टेड बच्चा है वो स्कूल नहीं जा रहा है तो अन्य बच्चे इन्फेक्शन से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण पूरे समाज में फैलने से बच रहा है। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर संक्रमित हो जाते हैं, चाहे स्कूली बच्चे हों चाहे हम हैं, तो हमें थोड़ा सोसाइटी से, समाज से दूरी बना के रखना चाहिए। मैम, आई ड्रॉप डालने की सही विधा क्या है? आई ड्रॉप डालने की सही विधा है कि सबसे पहले जो आपको आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब की गई है, आजकल उसके ऊपर ही एक ढक्कन को जैसे ही आप टाइट करेंगे वो अपने आप खुल जाती है, स्टेराइल पैकिंग में रहती है। सबसे पहले इसको किसी भी सुई या पिन से इसमें छेद नहीं करें, ढक्कन को टाइट करें, या जो भी प्रकार के आई ड्रॉप आप ले रहे हैं उसमें लिखा रहता है कि आप इसको इस प्रकार से खोलें। अगर हम किसी पिन या आमतौर पे देखा गया, जो हम भी देखते हैं, कई पेशेंट हमारे जो है ड्रॉप्स डाल रहे हैं पर आराम नहीं हो रहा है, बिल्कुल, और पूछने पे पता चलता है कि वो सेफ्टी पिन से खोली थी, सुई से खोली थी, तो वो एक स्टेराइल चीज़ नहीं है। तो पता चला कि इन्फेक्शन ठीक होने के बजाय और तरह तरह के इन्फेक्शन हम अपनी आंखों में कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें खोलने का। दूसरा, जो ड्रॉप एक व्यक्ति डाल रहा है उसकी शेयरिंग ना करें, वो दूसरा व्यक्ति ना डाले। अगर उसको संक्रमण है तो अपनी ड्रॉप्स अलग से उसके लिए ले आई जाए। तीसरा, जब आप ड्रॉप डालते हैं तो उसकी जो टिप होती है वो आपको अपने आंखों में टच नहीं करानी है, आपको अपनी नीचे की पलकें ऐसे खींचनी है, ऊपर की तरफ देखना है, और ये जो थोड़ा सा एक चम्मचनुमा आकार बनता है, इसमें ड्रॉप को डालें बिना छुए। और इस तरीके से आपने ड्रॉप डालने के बाद 2 से 5 मिनट तक आंखों को बंद कर लें, या पलक झपका के जो है 1-2 बार ऐसे करके बंद करके रखें, सो दैट वो आपके पूरे सरफेस में फैल जाए। बिल्कुल। और ड्रॉप भी, एक ड्रॉप हमारे आंखों में इतनी क्षमता है कि 1 या 2 ड्रॉप से ज़्यादा आती ही नहीं, उससे ज़्यादा अगर आप डाल रहे हैं तो आप ड्रॉप्स को एक्चुअली वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो और ड्रॉप जब हम डालते हैं तो पूरी तरीके से जाती नहीं है, बाहर भी कुछ आती है। उसके लिए ही मैंने आपको बताया कि एक तो आप लेट के डालें, बैठ के नहीं डालें। दूसरा, आप जब आंखों को इस तरीके से खींचेंगे तो एक जगह बन जाती है ड्रॉप के लिए। बिल्कुल। तो आप वहाँ डाल के 1 या 2 बार पलक झपकने के बाद कि वो पूरी फैल जाए आपकी आँख के सरफेस में, आँख बंद करके 2 से 5 मिनट रुकें। बिल्कुल, बहुत अच्छे से मैम आपने बताया कि किस प्रकार से हमें ध्यानपूर्वक आई ड्रॉप को डालना चाहिए और कैसे आंखों को नीचे की तरफ खोलकर और लेट कर ही डालना है, जिससे ज़्यादा जो आपकी आई ड्रॉप है वो बाहर ना जाए। मैम, विस्तार से हमारे दर्शकों को आप संदेश दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है कंजक्टिवाइटिस और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग संक्रमित हैं, तो निवेदन आपसे कि आप हमारे दर्शकों को देखिए, कंजक्टिवाइटिस से सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है 2 प्रकार से। पहले हमें खुद को बचाना है, पर अगर किसी कारण से हमें कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो हमें इसको फैलने से बचाना है, यानी हमारे कांटेक्ट में आने वाले दूसरे लोग इससे संक्रमित ना हो। ये दोनों हमारी जो है जिम्मेदारी है। तो खुद को बचाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस समय मौसम जैसा हो जाता है, नमी बढ़ जाती है, ठंडक आ जाती है, तो वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। तो ना केवल कंजक्टिवाइटिस बल्कि गला खराब होना, सर्दी जुकाम होना, बुखार आना, ये इस मौसम के आम लक्षण हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। बिल्कुल मैम, आपने जो हमें टिप्स दी थी बहुत अच्छी दी थी कि आपने संक्रमण से बचाव के बारे में बताया, लक्षण के बारे में बताया, प्रिकॉशंस के बारे में बताया और दवा को किस प्रकार से डालना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अदिति दुबे। तो दर्शकों, उम्मीद करेंगे आज का कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने बात की संस्कृत से जुड़ी हुई और साथ ही में आँखों के संक्रमण के बारे में। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।
1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया।